हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल। मैं प्रोफेसर ललिता आनंद काश आपके सामने आज फिर से प्रस्तुत हूँ हमारे अधिगम के टॉपिक के अंतर्गत, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अधिगम के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? अर्जित करना, अंतराल और धारण परीक्षा। जिसमें अर्जित करना जो पहला पॉइंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम जो दूसरा बिंदु है उसको पढ़ेंगे। और दूसरा जो बिंदु है वो है हमारा अंतराल। क्या है? अंतराल यानी इंटरवल। अंतराल क्या है गाइस? कि कोई भी चीज हमने सीखी है और उस सीखी हुई चीज की परीक्षा, इन दोनों के बीच का जो समय है उसे कहते हैं अंतराल। जैसे हमारे स्कूलों में होता है कि पहले हमें पाठ याद करवाए जाते हैं और अंत में, पूरे सेशन के अंत में 1 साल बाद क्या होती है? हमारी परीक्षा। इसके बीच का जो गैप है, जो समय है, उसको कहा जाता है अंतराल। यानी अधिगम और परीक्षा के बीच के समय को क्या कहा जाता है? अंतराल कहा जाता है। लिख लेते हैं इसको। अधिगम और परीक्षा के बीच के समय को अंतराल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिगम और परीक्षा के बीच के समय को अंतराल कहते हैं। देखिए, जो अंतराल है गाइस, कोई भी चीज जब हम सीखते हैं और उसका जब टेस्ट होता है तो इसके जो बीच का समय ये अधिक लंबा नहीं होना चाहिए और अधिक छोटा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अधिक छोटा समय क्या होता है कि कोई भी चीज जब हम सीखते हैं, जब तक हम उस पर अभ्यास नहीं करते, तो अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उस चीज को कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास के लिए भी समय लेना जरूरी है। केवल सीख करके परीक्षा नहीं दी जाती, पहले सीखा जाता है, फिर उस पर अभ्यास किया जाता है, फिर एकदम हम टिप टॉप हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या देते हैं? परीक्षा देते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी चीज जब अधिगम की जाती है और उसकी परीक्षा ली जाती है तो उसके बीच का समय छोटा नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? कि कोई भी चीज जब हम सीखते हैं और उस पर अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यास कर करके इतने अभ्यास कर ले कि पीछे वाली चीजों को हम भूलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मानव मस्तिष्क ऐसा ही है कि ज्यादा लंबा समय हो जाता है तो कुछ चीजों को हम भूल जाते हैं। तो ये जो अंतराल होता है ये ना ही अधिक छोटा होना चाहिए और ना ही अधिक बड़ा भी होना चाहिए। इसके अंतर्गत देखिए कुछ बिंदु हैं या कुछ शब्दकोश हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले है पश्चावरोधन। क्या है? पश्चावरोधन। देखिए क्या है पश्चावरोधन? कि कोई काम हमने पहले किया है, कोई भी काम हमने क्या किया है? पहले किया है। अब हम अलग प्रकार का एक काम कर रहे हैं। पहले कर लिया काम हमने, अब दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं? उससे भिन्न प्रकार का काम कर रहे हैं। अब वो जो हमने बाद में काम किया है, उस किए हुए काम का प्रभाव हमारे पहले वाले काम में बाधा बनता हो, उसे कहते हैं पश्चावरोधन। क्या होगा? हमारे बाद में किए हुए काम का पहले वाले काम पर अवरोध के रूप में वो हमारे बाधा बनता है, उसे कहते हैं पश्चावरोधन। एक उदाहरण दूंगी आपको अच्छा समय, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिखूंगी। अगर बाद में किया गया, अगर बाद में किया हुआ काम पहले किए हुए
काम में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहेंगे? पश्चावरोधन कहेंगे। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है पश्चावरोधन का, ये किसने दिया था? ये भी लिख लेते हैं। यह है प्रत्यय। प्रत्यय मीन समझ गए आप कॉन्सेप्ट। मूलर और पिलजेकर। मूलर और पिलजेकर ने दिया। ठीक है, उसके बाद एक बिंदु और लिखेंगे, फिर हम इन दोनों को एक साथ समझेंगे। पश्चाव सरलीकरण। क्या है? पश्चाव सरलीकरण। ये इसी के विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर बाद में किया गया काम पहले किए हुए काम को दोबारा करने में सहायता पहुंचाता हो तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे पश्चाव सरलीकरण कहते हैं। देखिए कि कोई भी काम जब हम शुरुआत में करते हैं, इसका उदाहरण देती हूँ मैं। कोई भी काम जब हम शुरुआत में करते हैं और बाद में किया हुआ काम पहले किए हुए काम में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे पश्चावरोधन कहते हैं। और इस प्रत्यय को किसने दिया था? मूलर ने और पिलजेकर ने। अब देखिए, पहले हुए काम और दूसरे हुए काम में, तो दूसरा जो काम है पहले वाले में बाधा पहुंचाता हो। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में आपने साइकिल चलाई, शुरुआत में आपने क्या चलाई? साइकिल चला ली। ठीक है, फिर दोबारा आपने गाड़ी सीख ली। दोबारा आपने क्या की? गाड़ी सीख ली। अब गाड़ी सीखने के बाद पहला काम क्या था आपका? पहला था साइकिल। ठीक है, पहला काम आपका क्या था? साइकिल चलाई आपने। दूसरा काम क्या था आपका? कि आपने कार सीख ली। अब बाद में किया हुआ काम, पहले वाले काम को दोबारा करने में, आप कार के बाद आप साइकिल चलाओगे तो क्या ये आपको सहायता देगा? नहीं, साइकिल का और कार का कोई मेल नहीं है, कोई गियर ब्रेक वाला नहीं है और कोई स्टीयरिंग वाला नहीं है। बिल्कुल ये दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं एक दूसरे के। तो पहले किया हुआ काम, फिर आप दोबारा किसी काम को, अलग काम को करते हो और अलग काम करने के बाद दोबारा आप पहले काम को करते हो, तो वो काम जो आपने दोबारा किया था
पहले किए हुए काम में जब बाधा उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं पश्चावरोधन। यानी कार सीखने के बाद जब दोबारा आप साइकिल चलाओगे जो आपने पहले चलाई थी तो ये उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल का और कार का कहीं भी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कार में सीखी गई चीजें आपको साइकिल में काम नहीं आती। इसको क्या कहते हैं? पश्चावरोधन। अब देखिए पश्चात सरलीकरण, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों एक साथ लिखवाए हैं। अगर बाद में किया गया काम पहले किए हुए काम को दोबारा करने में सहायता पहुंचाता हो तो उसे पश्चात सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, पश्चात सरलीकरण कि आपने पहले चलाई बैलगाड़ी, ठीक है, फिर आपने क्या चलाई? फिर आपने चलाई ऊंट गाड़ी। तो इनमें ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। तो आपने पहले बैलगाड़ी चलाई थी, फिर आपने ऊंट गाड़ी चलाई। तो ऊंट गाड़ी चलाने के बाद आपने ऊंट गाड़ी जब सीख ली और दोबारा आपको क्या चलानी पड़ी? बैलगाड़ी चलानी पड़ी। तो इसमें ऊंट गाड़ी में जो आपने सीखा था वो क्रिया बैलगाड़ी में सहायता प्रदान करती है। तो इसको बोलते हैं हम पश्चात सरलीकरण। यानी बाद में किए हुए काम का पहले वाले काम पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, वो चीज काम आती है, तो इसे कहते हैं पश्चात सरलीकरण। सरलीकरण का अर्थ है कि सरल हो गया और अवरोधन का अर्थ है अवरोध उत्पन्न करना। तो इन नामों से ही हमें पता चल जाता है कि पश्चात सरलीकरण और पश्चावरोधन क्या है। पश्चावरोधन होती है कि जो काम हमने बाद में किया है, बाद में किए हुए काम के बाद दोबारा जब हमें पहला काम करना पड़ता है तो वो काम उसके बीच में अवरोध बन जाता है और इसमें वो काम उसमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब गाइस हम लोग इसको तीसरा बिंदु पढ़ते हैं। पश्चावरोधन हो गया, पश्चात सरलीकरण हो गया। अब हम शून्य प्रभाव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शून्य प्रभाव। पश्चावरोधन का एक उदाहरण आप ये भी ले सकते हैं। पश्चावरोधन में पहले आपने रोटियां बनानी सीखी थी, दूसरा काम आपने खिचड़ी बनानी सीखी। तो खिचड़ी बनाने के बाद बहुत दिनों तक खिचड़ी बनाई तो वो जो रोटियां आप बनानी सीखी थी आपने गोल 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 गोल, जब उस काम को दोबारा करोगे तो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि खिचड़ी का और रोटी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। और पश्चात सरलीकरण क्या होगा? पश्चात सरलीकरण में पहले आपने रोटियां बनाई थी, फिर आप क्या बना रहे हो? फिर आप डोसा बना रहे हो, तो उसकी गोलाई जो है वो आपके दोबारा इसमें काम आ जाएगी। ठीक है, अब तीसरा जो बिंदु है, तीसरा बिंदु हमारे पास है शून्य प्रभाव। क्या है? शून्य प्रभाव। शून्य प्रभाव लिखें इसको। ये है अगर बाद में किया हुआ काम अगर बाद में किया हुआ काम दोबारा पहले काम को करने में कोई प्रभाव नहीं डालता, अर्थात न सहायता करें और न ही कठिनाई उत्पन्न करे।
उसे शून्य प्रभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए शून्य प्रभाव क्या है। पहले आपने गणित पढ़ ली, ठीक है, पहले आपने क्या पढ़ ली, गणित पढ़ ली, और दोबारा आपने हिंदी पढ़ी। पहले आपने गणित का अभ्यास किया, फिर आपने क्या किया, हिंदी का अभ्यास किया। अब जो हिंदी आपने पढ़ाई की है, क्या आप दोबारा गणित पढ़ोगे तो उसमें कोई सहायता प्रदान करेगी, उसका कोई मेल नहीं है। तो बाद में किया हुआ काम पहले किए हुए काम को दोबारा करने में ना सहायता दे और ना ही कठिनाई दे, कोई भी प्रभाव ना दे, उसको बोलेंगे शून्य प्रभाव। समझ में आया? जब कोई भी सहायता ना दे, ना ही कठिनाई दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको कहते हैं शून्य प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा अग्रोन्मुखी। क्या है? अग्रोन्मुखी अवरोध। अग्रोन्मुखी अवरोध क्या है? अगर पहले किया हुआ काम बाद में किए हुए काम को दोबारा करने में बाधा पहुंचाए, तो उसे अग्रोन्मुखी कहते हैं। देखिए, अगर पहले किया हुआ काम बाद में किए हुए काम को दोबारा करने में बाधा पहुंचाए, तो उसे अग्रोन्मुखी कहते हैं। यानी पहले आपने चलाई थी साइकिल, वही उदाहरण देती हूँ, पहले आपने चलाई थी साइकिल और दोबारा आप चला रहे हो मोटरसाइकिल। ठीक है, तो या फिर हम इसका उदाहरण लेंगे, पहले आपने चलाई थी मोटरसाइकिल और फिर आप चला रहे हो स्कूटी। ठीक है, तो मोटरसाइकिल में गियर वाला ब्रेक वाला सिस्टम है, जो स्कूटी में क्या है, थोड़ा सा भिन्न है। तो पहले किए हुए काम का दूसरे किए हुए काम को दोबारा करने में क्या हो, बाधा पहुंचाए। कि आप हैंड ब्रेक ले रहे हो तो वहां आपके गियर लगे हुए हैं, क्लिच है, तो ये बाधा उत्पन्न करता है, तो इसको बोलते हैं अग्रोन्मुखी प्रभाव। क्या कहेंगे इसे? अग्रोन्मुखी अवरोध। उसके बाद लास्ट और हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो है स्थानांतरण। ठीक है, क्या है? स्थानांतरण। एक में ही हम तीनों चारों बिंदुओं को पढ़ लेंगे। इसमें ये इन्हीं की तरह है, थोड़ा सा भिन्न है। अगर कोई क्रिया का प्रभाव या अगर एक क्रिया का प्रभाव दूसरे पर चला जाए, तब उसे क्या कहेंगे? स्थानांतरण।
ठीक है, एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर चला जाए तो इसे कहेंगे स्थानांतरण। ठीक है, उसके बाद अगर यह प्रभाव सहायता प्रदान करे तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे? धनात्मक स्थानांतरण। कहते हैं। और यदि बाधा पहुंचाए तो इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक स्थानांतरण। तो इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और यदि न बाधा न सहायता पहुंचाए तो इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, आज हमने अंतराल को पूरी तरह से पूरा टॉपिक हमने इसका कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको पश्चावरोधन, पश्चाव सरलीकरण, शून्य प्रभाव और अग्रोन्मुखी अवरोध पढ़ाया है। इसी के बाद मैंने आपको स्थानांतरण बताया है कि स्थानांतरण क्या क्या होता है। एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, उसे स्थानांतरण कहते हैं। धनात्मक स्थानांतरण क्या है? जिसका प्रभाव सहायता प्रदान करे और जिसमें बाधा उत्पन्न करे वो ऋणात्मक होता है, और जिसमें बाधा और सहायता दोनों ही इसमें प्रभाव न डाले तो इसको शून्य स्थानांतरण कहते हैं। कल हम इसी का तीसरा बिंदु उदाहरण परीक्षा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताते रहिए कमेंट करके, और देखते रहिए हमारे वीडियो, शेयर करते रहिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।